हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 5 का थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। पार्ट 1, लुक एट दीज सेंटेंसेस। शी sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet. The time when they thought about wander was outside of school hours. These italicized clauses help us to identify a set of boys, a place, and a time. They are answers to the questions: what kind of rough boys? Which corner did she sit in? And what particular time outside of school hours? They are defining or restrictive relative clauses. Compare them with the non-defining relative clauses discussed in Unit 1. So, relative clauses आई बिलीव कि आपके सिलेबस में से निकल चुका है, बट नेवरदलेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कोई हार्म नहीं है इसको थोड़ा सा समझने में, पढ़ने में। रिलेटिव क्लॉजेस का दो टाइप है, डिफाइनिंग या जिसे हम रेस्ट्रिक्टिव भी बोलते हैं, एंड अनदर इज नॉन डिफाइनिंग, जैसे हमने बेसिकली यूनिट 1 में पढ़ा था। सो नॉन डिफाइनिंग मतलब वो बेसिकली कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, बट डिफाइनिंग वन दे आर इम्पॉर्टेंट, दे गिव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आप जो है उनको ग्रुप में से आप पॉइंट आउट कर सकते हो। सो आप ये बता सकते हो कि हाँ, उस सेट में से कौन सा पर्सन है वो, कौन सी जगह है वो, कौन सा टाइम है वो। एंड इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में, तो जब आप किसी पर्सन के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप वर्ड यूज करोगे हु, हुज। प्लेस के बारे में तो यू विल यूज द वर्ड वेयर। एंड जब भी टाइम के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे देन यू विल यूज द वर्ड व्हेन। सो यहाँ पे आपने देखा कि एक कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज, एंड इन रफ बॉयज की क्वालिटी क्या थी? हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स। सो व्हाट इट मीन्स इज कि रफ बॉयज का एक बड़ा सेट है, इस पूरी क्लास में बहुत सारे रफ बॉयज हैं, पर उस कॉर्नर में कौन से रफ बॉयज बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे? तो एक सेट ऑफ रफ बॉयज ये भी हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, स्टिल उस कॉर्नर पे नहीं बैठते हैं। सो ये एक सेट में से डिफाइन करने के लिए कि हाँ, हम इन रफ बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। एंड किस कॉर्नर ऑफ द रूम की बात कर रहे हैं? रूम में 4 कॉर्नर है, सो उस कॉर्नर की बात कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फीट का स्कफलिंग होता था, मतलब बहुत घिसने वसने की आवाज़ आती थी, बहुत शोर शराबा होता था। सो ये डिफाइनिंग क्लॉजेज आपको एक्चुअली पिन पॉइंट करते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। सो इनफैक्ट हम डे टू डे लाइफ में भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी। जैसे अगर हमने कहा कि अरे तुम्हें वो मंदिर पता है जो कि घाट के किनारे हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छे पंडित जी बैठते हैं। सो आपने उस मंदिर का, मंदिर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या बोला? घाट के किनारे वाला मंदिर। सो दैट इज़ द डिफाइनिंग क्लॉज। आपने बताया कि हाँ, मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूँ, शहर में बहुत सारे मंदिर हैं पर मैं घाट के किनारे वाले मंदिर की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ डिफाइनिंग और रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव मतलब आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा हूँ। अपना रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं आप कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को पिन पॉइंट कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव ऑल्सो, बट आई थिंक बेटर वर्ड है कि वो डिफाइनिंग क्लॉज है, क्योंकि वो डेफिनेशन दे रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ की। सो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें आपको कंबाइन करना है सेंटेंसेस को, एंड यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस। सो दो सेंटेंसेस हैं, दिस इज द बस, इट गोज टू आगरा। सो आपको क्वेश्चन क्या पूछना है कि कैसी बस है ये? ऐसी बस जो आगरा जाती है। सो जब भी आप किसी चीज़ की बात करते हैं, सो आप विच या दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, दिस किसी का भी इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। सो दिस इज द बस विच गोज टू आगरा या दैट गोज टू आगरा, सो बोथ आर राइट। आई वुड लाइक टू बाय अ शर्ट, एंड क्वेश्चन इज क्या? विच शर्ट? द शर्ट इज इन द शॉप विंडो। सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम विच या दैट का इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले आपने क्या बोला? मुझे एक शर्ट खरीदना है, सो आपने ए का इस्तेमाल किया, ए आर्टिकल का। एंड ए आर्टिकल आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब आप किसी जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या एनीथिंग विच इज़ नॉट स्पेसिफिक। सो ये नॉट स्पेसिफिक है, मतलब मैं कोई भी शर्ट खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर आपने क्या डिफाइन किया? द शर्ट इज इन द शॉप विंडो, वो शर्ट जो कि शॉप विंडो में है। देन आपने द आर्टिकल का इस्तेमाल किया, क्योंकि अब आपने पिन पॉइंट कर दिया, नाउ इट इज स्पेसिफिक कि मैं उस शर्ट की बात कर रहा हूँ। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? आई वुड लाइक टू बाय द शर्ट विच इज इन द शॉप विंडो, क्योंकि अब मैंने पिन पॉइंट कर दिया, तो इसलिए अ शर्ट की बात नहीं करूंगा, मैं द शर्ट की बात करूंगा। आई वुड लाइक टू बाय द शर्ट विच इज इन द शॉप विंडो।
यू मस्ट ब्रेक योर फास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, यू सी द मून इन द स्काई। सो आप इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको फास्ट ब्रेक करना, अपना उपवास ब्रेक करना है एक पर्टिकुलर टाइम में। कब है वो पर्टिकुलर टाइम? यू सी द मून इन द स्काई, जब तुम स्काई में मून देखोगे। सो करवा चौथ टाइप का सिनेरियो है। सो यू मस्ट ब्रेक योर फास्ट व्हेन यू सी द मून इन द स्काई। सो व्हेन से आप इस रिलेटिव क्लॉज को ऐड करेंगे and then you say when you see the moon in the sky. So that is how you can combine these sentences. Find the word. What kind of word? It begins with the letter Z. So again you can say find the word which begins with the letter Z. Yeah, you can even say that. So anything is fine. So next parts बहुत ही easy हैं. Now find a person. His or her name begins with letter Z. So यहाँ पे उन्होंने person घुसा दिया. पहले वो एक letter की बात कर रहे थे, वो एक object था. So you use the word that. यहाँ पे एक person है, then you will use the word whose. So now find a person whose name begins with letter Z. Now एक चीज़ आप notice करेंगे कि जो whose है it will take care of gender. So यहाँ पे his और her आपको बोलना पड़ रहा है कि लड़का या लड़की, but when you say whose it is gender neutral, मतलब लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. Then go to a place, there are no people whose name begins with Z in that place. So आपने क्या बोला कि आप ऐसे प्लेस पे जाओ जहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम जो है Z या Z से स्टार्ट नहीं होता है. So then go to a place where, because आप प्लेस की बात कर रहे हैं, there are no people whose name begins with Z in that. So यहाँ पे दो रिलेटिव क्लॉजेस एक ही सेंटेंस में आए. सेकेंड पार्ट में हम नैरेटिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज दैट? दिस स्टोरी इज इन द थर्ड पर्सन, दैट इज द नैरेटर इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द स्टोरी, but the narrator often seems to tell the story from the point of view of one of the characters in the story. For example, look at the italicized words in the sentence. Thank goodness. She did not live up on Boggins Heights or have a funny name. Whose thoughts do the words thank goodness express? Maddie's. Who is grateful that although she is poor, she is not as poor as Wanda or as different. So she does not get teased, she is thankful about that. So ये स्टोरी किस में लिखी गई है? थर्ड पर्सन में लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आई एम डूइंग और यू आर डूइंग. ये थर्ड पर्सन में लिखी है, मतलब कोई थर्ड पर्सन इसे नरेट कर रहा है, एक पूरी स्टोरी को बता रहा है. मतलब नैरेटर जो है खुद पार्टिसिपेंट नहीं है स्टोरी का, नैरेटर खुद स्टोरी में नहीं है. बट बहुत समय नैरेटर क्या करते हैं, एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताते हैं. तो एग्जाम्पल क्या दिया है? थैंक गुडनेस. तो थैंक गुडनेस कौन बोलेगा? वन ऑफ दी कैरेक्टर्स बोल रही है जो कि मैडी है. थैंक गुडनेस की वो वहाँ पर नहीं रहती है. सो ये वाला पार्ट जो है थर्ड पर्सन में उन्होंने लिखा है कि हाँ कि वो वहाँ पर नहीं रहती है. बट जो थैंक गुडनेस पार्ट है वो उन्होंने ऐसे लिखा है जैसे मैडी खुद सोच रही होगी. सो जो भी ऐसे थॉट्स या वर्ड्स हैं ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? एग्जैक्टली जो कैरेक्टर फील कर रहा है. Here are two other sentences from the story. Can you say whose point of view the italicized words express? तो ऐसे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सेंटेंसेस के. अब आपको बताना है कि जो इटैलिसाइज वर्ड्स है किसका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज बट ऑन वेंसडे Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. So पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो आगे उन चिल्ड्रन के साथ बैठते हैं जिनको अच्छे मार्क्स आते हैं और जो बहुत ज़्यादा मर्ड लेके नहीं आते हैं. सो ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? ये पॉइंट ऑफ व्यू पेगी एंड मैडी का है. सो उनके अकॉर्डिंग ये अच्छे बच्चे हैं जो ज़्यादा गंदगी नहीं करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, एंड इसलिए वो उनके साथ बैठे. सो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Alan. So ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? ये सारे बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है. सो यू कैन से दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिकन किड्स इन रूम 13. सो क्यों पॉइंट ऑफ व्यू ये उन बच्चों का है? क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी और का नहीं हो सकता है, ऑथर का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वो बच्चे, उन्हें ऐसा लगता है कि ये नाम इजी टू से हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे हैं, छोटे हैं, इतने सारे लोगों से मिले नहीं हैं, तो उनके लिए ये बहुत फैमिलियर नेम्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था रीडिंग के टाइम. एंड उन्हें ऐसा लगता है कि यही सही नेम्स हैं, इजी टू से नेम्स हैं. ये वांडा पेट्रोन्स्की बहुत ही डिफिकल्ट टू से नेम्स है. तो ये किसके लिए डिफिकल्ट था? ये उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट है. सो ये जो ऑथर हैं ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू लाने की कोशिश कर रहे हैं इस लाइन में.
सो अमेरिकन किड्स इन रूम 13 का पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे। सो ये स्टोरी की जो ऑथर है एलेनोर एस्टिस, शी इज़ वेल नोन फॉर राइटिंग चिल्ड्रन स्टोरीज। एंड जबकि आपको चिल्ड्रन स्टोरीज लिखना होता है, वन ऑफ द गुड क्वालिटीज़, वन ऑफ द रियली गुड क्वालिटीज़ ये होती है एज अ चिल्ड्रंस ऑथर, कि आप कैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ला पाते हो स्टोरी में। सो शी वॉज नोन फॉर इट, शी वॉज अप्रिशिएटेड एलेनोर, कि वो बहुत अच्छे तरीके से उन स्टोरीज में बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू लाते थे। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक 5 साल या 6 साल के बच्चे के लिए एक स्टोरी लिखिए आप, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी एज और उनकी एज में बहुत डिफरेंस आ गया है। देन आपको सोचना पड़ेगा, जब मैं 5 साल का था या 5 साल की थी तो मैं कैसा सोचती थी, एंड देन आपको वो स्टोरी लिखनी पड़ेगी। एंड सेम चीज़ यहाँ पे ऑथर कर रहे हैं। तो ये ऑथर क्या कर रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोच रही हैं, अपने आप को उनकी जगह रख रही हैं, एंड देन ये चीज़ें लिख रही हैं। सो ये नैरेटिव वॉइस है, बट पॉइंट ऑफ व्यू उन कैरेक्टर्स का है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्किल। जब भी आप अपनी स्टोरीज लिखें, फॉर एग्जांपल किसी के और पॉइंट ऑफ व्यू को डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्किल होती है कि आप किस तरह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। दैट गिव्स ऑथेंटिसिटी इस पर्टिकुलर स्टोरी को। कैन यू फाइंड अदर सच सेंटेंसेज इन द स्टोरी? यू कैन डू दिस आफ्टर यू रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी एज वेल। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि अब जब आपका ध्यान इस चीज़ पे लाया गया है कि हाँ, एक नैरेटिव वॉइस होती है, एंड कैसे नैरेटर्स जो है पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ करते हैं, दिखाते हैं, क्या आप ऐसे सेंटेंसेस फाइंड कर सकते हैं स्टोरी में? आप सेकेंड पार्ट जो बेसिकली चैप्टर 6 है, उसमें भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। तो इस पार्ट में से मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे हिंट दिए हैं। सो देयर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम way that Petrovsky was. So similar to something like this, कि अगेन उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड आई थिंक ये सेंटेंस मैडी सोच रही थी कि हाँ, विली बॉन्स करके एक एक बंदा था, उसका नाम फनी था, बट नॉट एज फनी एज पेट्रोन्स्की। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. So this is basically the point of view of the author. ये author का point of view है, क्योंकि वो बोल रही है अरे क्या स्टोरी है, एंड देन वो आपको स्टोरी फिर फाइनली सुना रही है, क्योंकि वो खुद बोल रही है ऑब्वियसली एक ही ड्रेस है उसके पास जो रोज़ पहनती है। सो उसने क्यों बोला कि उसके पास 100 है, क्या स्टोरी है। सो दिस इज़ बेसिकली नैरेटिव वॉइस है, एंड ये ऑथर का ही पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल रखा था जस्ट टू गिव यू एन कॉन्ट्रास्ट, कैसे ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं, एंड देन उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं। पार्ट 3, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप कैसे एडवर्ब्स को यूज़ किया जाता है किसी भी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए या पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, वो आप सीखेंगे। सो एडवर्ब्स का आपको पता है कि दे डिफाइन एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब्स, उनकी क्वालिटीज़ को वो डिफाइन करते हैं। बट आप कैसे एडवर्ब्स का यूज़ अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने के लिए, जो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हो। तो पॉइंट ऑफ व्यू बताना मतलब वो कोई चीज़, ओपिनियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यूज तो आप तब बताते हो जब आप फैक्ट्स का इस्तेमाल ना करके, उसके एनालिसिस करके, जब आप अपना तर्क दे रहे हो। सो इस सेंटेंस में द सेम सेंटेंस जो मैंने आपको पिछले पार्ट में दिखाया, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So जो नैरेटर है, जो स्पीकर है, उनको क्या लगता है, ऑब्वियस लगता है कि ये चीज़ तो एकदम ऑब्वियस है, ये तो सामने दिख रही है। सो दिस इज ऑब्वियस, दिस इज एन ओपिनियन ऑफ द ऑथर। सो ये अपना ओपिनियन कैसे डाल रहे हैं इस एडवर्ब का यूज़ करके, ये आपको कहना चाह रहे हैं अरे ऑब्वियसली उसके पास एक ही ड्रेस है। तो ये उनका ओपिनियन है। वी डोंट नो, उसके पास 100 ड्रेसेस हो भी सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में, बट उसके हाव भाव को देख के, क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहनती भी थी, हमने क्या ओपिनियन बनाई, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि उसके पास ऑब्वियसली एक ही ड्रेस है। सो दिस इज योर ओपिनियन। वी स्टिल डोंट नो कि ये फैक्ट है कि नहीं, क्योंकि हमने सेकेंड पार्ट नहीं पढ़ा है। अदर सच एडवर्ब्स आर apparently, evidently, surprisingly, possibly, hopefully, incredibly, luckily. There is also another one called very, very popularly used, that is eventually. So कैसे एडवर्ब्स हैं, जैसे apparently हुए, एविडेंटली। अपेरेंटली मतलब दिख रहा है, कोई चीज़ एकदम सामने दिख रही है, तो बहुत क्लियरली विजिबल है, उसके लिए आप बोल सकते हैं अपेरेंटली। एविडेंटली यानी ऐसा लग रहा है, ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। सरप्राइजिंगली, कि बहुत सरप्राइज, आप सरप्राइज हैं किसी चीज़ को देख के। पॉसिबली, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो, ऐसी संभावना है। होपफुली,
आप विश कर रहे हो, जब इनक्रेडिबली, जब आप सरप्राइज्ड हैं एंड यू फाइंड इट वेरी वेरी अमेजिंग, मतलब आप किसी चीज़ को अमेजिंग समझ रहे हैं, दैट इज इनक्रेडिबली आप यूज़ करते हैं। लकीली मतलब आपको लगता है कि बाय लक कोई चीज़ हुई है। तो आपको इन वर्ड्स का, इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल करना है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, एंड आप एक से ज़्यादा जो भी बिफिटिंग है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। सो डैश ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम, सो उसने अपना काम समय पे फिनिश कर लिया। तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए? अपेरेंटली, अपेरेंटली आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा देख के लग रहा है कि उसने अपना काम जो है समय पे ख़त्म कर लिया है। इवन यू कैन से एविडेंटली, एविडेंटली ही फिनिश्ड, मतलब उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, या तो टीचर ने उसको शाबाशी दी, या अगर वो एम्प्लॉयड है तो उसके एम्प्लॉयर ने उसको शाबाशी दी। तो ऐसा देख के ऐसा लग रहा है सब लोग खुश है, मतलब उसने काम अपना समय पे कर दिया था। तो एविडेंटली ऐसा देख के लग रहा है। आप यू कैन से ऑल्सो से सरप्राइजिंगली, मतलब इतना आलसी इंसान, या इतना लेट जो चल रहा था, या कुछ तो बाधाएं आई थी, फिर भी सरप्राइजिंगली फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम। सो यू कैन इवन से सरप्राइजिंगली। पॉसिबली आपको पता नहीं है, बट आप आपको लग रहा है कि संभावना है कि उसने कंप्लीट कर ली है। होपफुली ही फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, होपफुली आप जब मना रहे हो तो ये भी एकदम फिट हो रहा है यहाँ पे। होपफुली, इनक्रेडिबली ही फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम। So incredibly it may not fit here so much, but luckily you can say, because अगर वो फिनिश नहीं करता, और मे बी शायद लक का हाथ था उसके फिनिश करने में, so you can say luckily he finished his work on time because his boss just came by. बॉस का आना लिखा नहीं था, बस बॉस ने सरप्राइज दे दिया। लकीली उसने अपना काम भी जो है समय पे खत्म कर लिया था, तो बॉस ने उसकी प्रशंसा कर दी। तो आपको सिचुएशंस इमेजिन करने हैं, सोचना कि क्या कौन से एडवर्ब्स जो है यहाँ पे फिट होंगे। डैश इट विल नॉट रेन ऑन द डे ऑफ द मैच, सो मैच के दिन रेन नहीं होगा। तो आप किन एडवर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? सो आई थिंक बेटर होगा कि हम इनको नंबर कर देते हैं, बिकॉज बार बार इनको लिखना थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। सो आप क्या बोल रहे हो फ्यूचर में कि रेन नहीं होगी मैच के दिन? सो आप कामना कर सकते हो कि मैच ना हो, नहीं तो मैच रद्द हो जाएगा। सो यू कैन जस्ट से होपफुली it will not rain on the day of the match. Dash he had been stealing money from his employer. So वो अपने एम्प्लॉयर से पैसे चुरा रहा था, जिसने उसे काम दिया था उससे पैसे चुरा रहा था। सो आप बोल सकते हो अपेरेंटली, ऐसा देख के लगता है कि वो चुरा रहा था। एविडेंटली ऐसे सबूत हैं। सरप्राइजिंगली आप सरप्राइज हो कि ऐसा बंदा काम, ये एक चोरी वाला काम कर सकता है। सो दीज आर द थिंग जो कि यहाँ पे फिट हो रहे हैं सिचुएशन में। पॉसिबली नॉट सो मच, फिर भी हो सकता है पॉसिबली हैड बीन स्टीलिंग, बट नॉट सो मच। 1 2 3 बहुत अप्रोप्रिएट यूसेज हो सकते हैं। टेलीविजन इज डैश टू ब्लेम फॉर इंक्रीज इन वायलेंस इन सोसाइटी। तो टेलीविजन को ब्लेम किया जाएगा जो भी सोसाइटी में वायलेंस का इंक्रीज हुआ है। सो यू कैन से इज एविडेंटली टू ब्लेम, मतलब ये एविडेंट है, एकदम इसका सबूत है कि टेलीविजन के यूसेज की वजह से लोग सोसाइटी में वायलेंस बढ़ते जा रहा है। तो यू कैन जस्ट से एविडेंटली। चिल्ड्रन विल डैश लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो चिल्ड्रन जो है लर्न करेंगे अपने मिस्टेक से। सो चिल्ड्रन विल, एक तो यू कैन से होपफुली कि वो अपने मिस्टेक से लर्न करेंगे। पॉसिबली संभावना है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। यू कैन इवन से इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी अंत में वो अपने मिस्टेक से सीख जाएंगे। सिक्स्थ, आई कांट डैश लेंड यू दैट मच मनी। सो आई कांट के साथ फोर आ सकता है। आई कांट पॉसिबली लेंड यू दैट मच मनी। सो इट्स अ वेरी पॉपुलर यूसेज जब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं कि मैं एक काम कर सकता हूँ। सो यू कैन से आई कांट पॉसिबली लेंड यू दैट मच मनी। पॉसिबली का एक और यूसेज होता है, जैसे यू कांट पॉसिबली डू दैट। तो जब भी आप सरप्राइज होते हैं किसी के बिहेवियर के लिए, तो यू कैन पॉसिबली डू दैट, तुम ये नहीं कर सकते हो। आई होप समथिंग लाइक दैट। द थीफ हैड डैश बीन वॉचिंग द हाउस फॉर मैनी डेज। तो चोर जो है घर को बहुत दिनों तक ऑब्जर्व कर रहा था, वॉच कर रहा था। सो अगर आपको ये पता चला तो आप बोल सकते हो अपेरेंटली, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दिनों से देख रहा था। देन आप सरप्राइज भी हो सकते हो कि सरप्राइजिंगली कि वो जो है बहुत दिनों से देख भी रहा था। गट्स देखो उस चोर की। यू कैन से पॉसिबली, ऐसी संभावना है कि बहुत दिनों से वो ऑब्जर्व कर रहा था, नहीं तो ये चोरी इतनी आसानी से नहीं कर पाता। सो दिस आर द वर्ड्स यू कैन यूज। पुलिस फॉर एग्जाम्पल ये डायलॉग बोल सकती है कि हमें ऐसा लगता है कि पॉसिबली कि वो बहुत दिनों से घर को देख रहा था, तभी उसे पता था कि सिक्योरिटी कैमरा कहाँ है, तभी उसे पता था कि वॉचमैन की शिफ्ट कब चेंज होती है। सो पुलिस फॉर एग्जाम्पल जब अपना स्टेटमेंट दे सकती है किसी केस के बारे में, सो दे कैन यूज दिस वर्ड पॉसिबली। द थीफ डैश एस्केप्ड बाय ब्राइबिंग द जेलर। थीफ जो है एस्केप कर गया जेलर को ब्राइब करके। तो जेलर को ब्राइब करके ऑब्वियसली अपेरेंटली एविडेंटली नहीं होगा, बिकॉज सबको पता है, ये सबको पता चल गई है। बट व्हाट इट सरप्राइजिंगली कि वो कैसे इसने ब्राइब कर लिया। डैश नो वन हैड सजेस्टेड दिस बिफोर। किसी ने ये सजेस्ट नहीं किया। सो
आप या तो सरप्राइज हो सकते हो कि आप सरप्राइज हो कि किसी ने अभी तक सजेस्ट कैसे नहीं किया। यू कैन इवन बी अमेज्ड, इनक्रेडिबली नोबडी हैज सजेस्टेड दिस बिफोर। किसी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, इनक्रेडिबली किसी ने पहले ये दिया ही नहीं मुझे ये आइडिया। द वाटर वॉज डैश हॉट, सो इट कैन बी वाटर वॉज, यू कैन से एविडेंटली हॉट, दिख रहा था, ऐसे भाप निकल रही है, वो हॉट ही था, एविडेंट था वो। और यू कैन से इवन इनक्रेडिबली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म था वो। सो आई होप इस एक्सरसाइज से आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैसे इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल करके आप अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, इस गो लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द पहुंचे। अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।